अ, कल 20 फरवरी 2026 को एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित फिल्म सीधे Z5 पर रिलीज होने जा रही है। अनुराग कश्यप की कैनेडी। बिल्कुल, कैनेडी। तो बिना किसी औपचारिक अभिवादन या लंबी भूमिका के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए हमारे मेज पर कई बेहद दिलचस्प स्रोत मौजूद हैं। हाँ, जैसे कि कान फिल्म फेस्टिवल के विदेशी रिव्यूज और अनुराग कश्यप के इंटरव्यूज। सही कहा। और साथ ही फिल्म के मुख्य कलाकारों के साक्षात्कारों के अंश हैं। इसके अलावा हमारे पास सेंसर बोर्ड यानी CBFC की एक बहुत ही बारीक रिपोर्ट भी है। और फिल्म नुआर के सिनेमाई इतिहास को डिकोड करता एक बेहतरीन अकादमिक लेख भी हमने शामिल किया है। बिल्कुल। देखिए, इस चर्चा का मिशन केवल एक और नई फिल्म का रिव्यू करना नहीं है। असल मकसद ये समझना है कि कैसे एक दिग्गज फिल्म मेकर की व्यक्तिगत निराशा और पूरी इंडस्ट्री का बदलता हुआ ढांचा और 20 साल पुराना एक दबा हुआ आइडिया आपस में टकराते हैं और टकरा कर एक डार्क न्यू नोयर मास्टरपीस का निर्माण करते हैं। एकदम सही। चलिए इस पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कोई भी कला या फिल्म न कभी शून्य में पैदा नहीं होती। हाँ। वो हमेशा अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि निर्देशक के अपने मानसिक हालात का एक बहुत ही स्पष्ट आईना होती है। बिल्कुल। कैनेडी के बनने और उसके रिलीज तक के इस लंबे सफर को देखकर ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि कैमरे के पीछे का संघर्ष सामने दिखने वाली कहानी से कहीं ज्यादा स्याह और जटिल होता है। बात बिल्कुल सही है। और इस सफर की शुरुआत को महसूस करने के लिए हमें मई 2023 के कान फिल्म फेस्टिवल के उस पल में जाना होगा। वो मिडनाइट स्क्रीनिंग वाला सेगमेंट। हाँ, कान का मिडनाइट स्क्रीनिंग सेगमेंट चल रहा था। वहां से आई रिपोर्ट्स और रिव्यूज उस रात का जो माहौल बयान करते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने पढ़ा था कि फिल्म खत्म होने के बाद पूरे 7 मिनट तक दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। और अभिनेत्री सनी लियोन की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। हाँ, वो काफी भावुक पल था। बिल्कुल। और उसी भारी माहौल के बीच अनुराग कश्यप वहां मौजूद दिग्गज निर्देशक सुधीर मिश्रा के पैर छूते हैं। ये एक बहुत ही सुधीर मिश्रा के पैर छूने वाली बात थोड़ी हैरान जरूर करती है, क्योंकि आमतौर पर इंडस्ट्री की चकाचौंध में पुराने प्रोजेक्ट्स भुला दिए जाते हैं। तो 20 साल बाद उस पल में सुधीर मिश्रा को याद करने की क्या वजह रही होगी? उस एक पल के पीछे 2 दशकों का इंतजार छिपा था। हमारे पास जो साक्षात्कार हैं, उन्हें खंगालने पर पता चलता है कि कैनेडी का मूल विचार वास्तव में कश्यप का नहीं था। अच्छा। हाँ, ये विचार सुधीर मिश्रा का ही था। 80 के दशक में उदय शेट्टी नाम का एक असली पुलिस वाला हुआ करता था। सुधीर मिश्रा उसी किरदार पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उस समय संजय दत्त और तेजस्विनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिकाओं में होने वाले थे। इसी वजह से वो फिल्म कभी फ्लोर पर जा ही नहीं पाई। प्रोजेक्ट डिब्बे में बंद हो गया। हाँ, लेकिन वो किरदार, एक ऐसे पुलिस वाले का विचार जो सिस्टम के लिए काम करता है, वो दशकों तक कश्यप के दिमाग में कहीं गहराई में दबा रहा। और फिर वो किरदार 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान एक बिल्कुल नए अवतार में वापस उभर कर आया। एकदम सही। कहानी का ताना बाना और पृष्ठभूमि पूरी तरह से बदल दी गई। अनुराग ने 80 के दशक के उस किरदार को उठाया और सीधे 2020 की महामारी और लॉकडाउन वाली मुंबई के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। ये देखना कमाल का है कि कैसे कहानी अब एक ऐसे भ्रष्ट पूर्व पुलिसकर्मी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे दुनिया और सिस्टम दोनों मरा हुआ मान चुके हैं। लेकिन असली में वो जिंदा है और अब सिस्टम के ही सबसे ताकतवर लोगों के लिए काम करता है। जैसे पुलिस कमिश्नर रशीद खान। रशीद खान के लिए कैनेडी नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में काम करता है। दिन के उजाले में वो एक राइड हेलिंग ऐप के लिए कैब ड्राइवर है, जो उसके असली खूंखार काम पर पर्दा डालने का सिर्फ एक तरीका है। ये एक बहुत ही शानदार सिनेमाई छलांग है। जरा सोचिए, एक ऐसे इंसान को जो कागजों पर मृत घोषित हो चुका है, उसे महामारी के समय की खाली और डरावनी मुंबई की सड़कों पर छोड़ देना। उस समय जब क्लब्स और बार सिर्फ 30% क्षमता पर चल रहे थे और पुलिस के लिए सड़कों पर भ्रष्टाचार के पुराने तरीके पूरी तरह बंद हो चुके थे। स्रोत बताते हैं कि इस कहानी में पुलिस भ्रष्टाचार का एक ऐसा नया रूप दिखाया गया है जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती। जैसे लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन से जुड़ा क्राइम। सही कहा। ये दिखाता है कि जब व्यवस्थाएं चरमराती हैं और दुनिया थम जाती है तो अपराध खत्म नहीं होता।
रूप बदल लेता है। बिल्कुल, ये कहानी सिस्टम के भीतर पनपने वाले उस अंधेरे को दिखाती है जो आम लोगों की नजरों से छिपा रहता है। कान फेस्टिवल में 7 मिनट की तालियों थी गड़गड़ाहट सुनकर किसी को भी लगेगा कि फिल्म बस अब रिलीज होने ही वाली है। सफलता की ऐसी कहानी के बाद तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग जानी चाहिए थी। लेकिन असल तस्वीर इसके बिल्कुल उलट थी। हाँ, 2023 के प्रीमियर के बाद फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने में 3 साल का लंबा वक्त लग गया, जो कि बहुत हैरानी की बात है। और इन 3 सालों की कहानी खुद किसी थ्रिलर से कम नहीं है। अब इस देरी को समझने के लिए निर्देशक के उन निजी संघर्षों और इंडस्ट्री से उनकी हताशा को समझना जरूरी है, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में किया है। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी परेशान करने वाली नजर आती है। कश्यप ने हाल ही में द हॉलीवुड रिपोर्टर और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो इंटरव्यू दिए हैं, उनमें एक बहुत गहरा दर्द दिखाई देता है और इंडस्ट्री के प्रति भारी गुस्सा भी गिरे में पड़ी है। ये तो बहुत ही हताश करने वाली स्थिति है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के साथ उनकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सीरीज मैक्सिमम सिटी पर काम चल रहा था, जिसे ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया। इस एक घटना ने उन्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि वे गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो गए। और स्रोतों के अनुसार इस हताशा के दौर में उन्हें शराब का बहुत ज्यादा सहारा लेना पड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2 बार हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ा। ये सच में बहुत दुखद है। हाँ, ये जानकारी किसी को भी विचलित कर सकती है, पर यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत अहम है कि हम जो हताशा और इंडस्ट्री पर गुस्सा देख रहे हैं, वो पूरी तरह से कश्यप का अपना नजरिया है जो उन्होंने साक्षात्कारों में साझा किया है। बिल्कुल। इस चर्चा में हम किसी विवाद का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि केवल उस दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इस फिल्म की कहानी, इसके डार्क टोन और इसके बनने की प्रक्रिया के पीछे की असली वजह बना। सही बात है। कश्यप का जो गुस्सा इंटरव्यू में छलका है, वो सीधे तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा ढांचे पर है। उनका साफ कहना है कि आज के समय में इंडस्ट्री में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें सिनेमा की समझ ही नहीं है। उनका पूरा ध्यान केवल शेयर की कीमतों, मुनाफे और लागत निकालने पर अटका हुआ है। उनका ये बयान बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल करता है, खासकर तब जब वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बॉलीवुड वाले तो एक पुष्पा भी नहीं बना सकते। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, उनका तर्क ये है कि पुष्पा जैसी फिल्म केवल सुकुमार जैसा निर्देशक ही बना सकता है, क्योंकि दक्षिणी भारतीय सिनेमा में निर्देशकों के विजन पर भरोसा किया जाता है, उन पर निवेश किया जाता है। इसके उलट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनका कहना है कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपना एक यूनिवर्स बनाने की अंधी दौड़ में शामिल है। यूनिवर्स मतलब एक के बाद एक फ्रेंचाइजी फिल्में बनाते जाना। हाँ, और जब कोई एक सफल यूनिवर्स बना लेता है तो वो खुद को सिनेमा का भगवान समझने लगता है। ये एक बहुत ही तीखा प्रहार है उस अहंकार और हमेशा सुरक्षित खेल खेलने की प्रवृत्ति पर, जिसने शायद कैनेडी जैसी प्रयोगात्मक और असुविधाजनक फिल्म के लिए पारंपरिक थिएटर के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये फिल्म जिस डार्क और हिंसक दुनिया को इतनी बेबाकी से दिखाती है, उसे सिनेमाई भाषा में फिल्म नोआर कहा जाता है। फिल्म नोआर। हमारे पास केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक बेहतरीन अकादमिक लेख है जो इस शैली के इतिहास को बहुत ही बारीकी से डिकोड करता है। जब हम डार्क सिनेमा कहते हैं तो अकादमिक भाषा में इसका क्या मतलब होता है, इसे समझना भी इस फिल्म को डिकोड करने जैसा ही है। फिल्म नोआर मूल रूप से एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ होता है ब्लैक सिनेमा या डार्क मूवी। ब्लैक सिनेमा। हाँ, ये शब्द पहली बार 1946 में एक फ्रांसीसी आलोचक नीनो फ्रैंक द्वारा गढ़ा गया था। मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत 1930 के दशक की भयंकर आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उस गहरी निराशा से हुई थी। मतलब द ग्रेट डिप्रेशन के समय। बिल्कुल, जब असल दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, जब समाज तबाही और अविश्वास से घिरा था, तब हॉलीवुड में द माल्टीज फैल्कन जैसी फिल्में बनी। ये 1941 की बात है। इन फिल्मों में इंसानियत का सबसे स्याह रूप नजर आता था। अगर हम ध्यान से देखें और कैनेडी की तुलना फिल्म नोआर के स्थापित कोड से करें तो ये देखना हैरान करने वाला है कि ये फिल्म उन सभी पैमानों पर कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल बैठती है। जैसे कि इस शैली का विजुअल कोड। फिल्म नोआर की सबसे बड़ी पहचान होती है कम रोशनी, यानी लो की लाइटिंग, और गहरे साए। हाँ, एक ऐसा माहौल जो हमेशा रात का एहसास कराता है। कैनेडी को पूरी तरह से रात के अंधेरे, शहर की खाली सड़कों और धुंधले कमरों में शूट किया गया है। सिनेमेटोग्राफर सिल्वेस्टर फोंसेका का काम इसमें बहुत शानदार है।
सिल्वेस्टर फॉन्सेका ने प्लम रंग के अंधेरे कमरों और सड़कों पर नियॉन रोशनी का जो कॉन्ट्रास्ट तैयार किया है वो सीधा 1940 के दशक के उस डार्क सिनेमा की याद दिलाता है। एकदम सही। फिल्म के एक दृश्य में तो कैनेडी ने एक ऐसा मास्क पहना हुआ है जो हॉलीवुड एक्टर विन डीजल के चेहरे के निचले हिस्से जैसा दिखता है। ये एक अजीबोगरीब विजुअल है जो फिल्म को रहस्यमयी बना देता है। और विजुअल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है कैरेक्टर कोड, यानी फिल्म का एंटी हीरो। फिल्म नोयर में नायक कभी भी बेदाग या आदर्शवादी नहीं होता। वो समाज से कटा हुआ इंसान होता है। हाँ, अंदर से टूटा हुआ एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। राहुल भट्ट ने कैनेडी के इस किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए अपना 20 किलो वजन बढ़ाया। 20 किलो वजन? ये आसान नहीं है। कहानी में वो अनिद्रा का शिकार है, रातों को सो नहीं पाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और खुरदुरापन है। वो बहुत कम बोलता है। और जब बोलता है तो लगता है जैसे आवाज किसी गहरी कब्र से आ रही हो। फिल्म नोयर का नायक हमेशा एक नैतिक रूप से फंसा हुआ थका इंसान होता है। और कैनेडी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ये भी सच है कि कोई भी फिल्म नोयर कभी भी फेम फेटल के बिना पूरा नहीं माना जाता। फेम फेटल यानी एक रहस्यमयी, बेहद आकर्षक और कई बार खतरनाक महिला का किरदार जो कहानी की पूरी दिशा ही बदल कर रख देती है। बिल्कुल। और कैनेडी में ये अहम भूमिका सनी लियोन निभा रही हैं। हाँ, उनके किरदार का नाम चार्ली है जो वैंकूवर से आई है। वो आंखों पर हमेशा एक बड़ा सा धूप का चश्मा लगाती है और सबसे अजीब बात है उसकी उन्मादी हंसी। वो हंसी बहुत कुछ कहती है। इंटरव्यू के स्रोत बताते हैं कि सनी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि कैसे ये हंसी वास्तव में उस गहरे दर्द और अकेलेपन को छिपाने का एक मुखौटा है जिससे वो किरदार गुजर रहा है। इस फिल्म की सिनेमाई शैली और इसकी हिंसा को उभारने के लिए कॉन्ट्रास्ट का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। कोई खास सीन? एक बहुत ही शानदार उदाहरण फिल्म के शुरुआती हिस्से का है। साक्षात्कारों और रिव्यूज से पता चलता है कि एक बेहद खौफनाक और हिंसक हत्या के दृश्य के दौरान बैकग्राउंड में मशहूर संगीतकार चाइकोव्स्की का बहुत ही शांत शास्त्रीय संगीत बजता रहता है। शास्त्रीय संगीत और मर्डर? हाँ, ये सौंदर्य और क्रूरता का एक ऐसा बेजोड़ मिलान है जो जॉन वू जैसे अंतर्राष्ट्रीय निर्देशकों की याद दिलाता है। स्क्रीन पर बहते खून और उस शांत शास्त्रीय संगीत के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट दर्शकों के भीतर एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक बेचैनी पैदा कर देता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये बेचैनी केवल दर्शकों के लिए ही नहीं थी, बल्कि शायद सेंसर बोर्ड के लिए भी थी। बिल्कुल। जब दर्शक अपनी स्क्रीन पर ये फिल्म देखेंगे तो उन्हें जो वर्जन मिलेगा वो सेंसर बोर्ड की कैंची से होकर गुजरा है। ये फिल्म जब सीबीएफसी के पास गई तो उसे ए यानी वयस्क सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन कई अहम बदलावों के बाद। एक फिल्म जो समाज की इतनी गहरी और नग्न सच्चाई दिखाने का दावा करती है, उसे आम जनता तक पहुंचने से पहले किन रुकावटों से गुजरना पड़ता है, ये देखना दिलचस्प है। हाँ, सेंसर बोर्ड के फैसलों को देखना ये समझने में मदद करता है कि सिस्टम किस तरह की कहानियों को लेकर असहज महसूस करता है। तो सेंसर रिपोर्ट के दस्तावेज क्या कहते हैं? अगर हम दस्तावेजों पर नजर डालें तो कई संवादों और दृश्यों पर कैंची चली है। सबसे पहले फिल्म में इस्तेमाल की गई अंग्रेजी और हिंदी की गद्दी गालियों को म्यूट कर दिया गया, जो कि आमतौर पर होता ही है। लेकिन सेंसरशिप सिर्फ गालियों तक सीमित नहीं थी। कुछ बहुत ही विशिष्ट राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों को बदला गया। जैसे कि उदाहरण के लिए एक संवाद में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा संदर्भ था, जिसे बदलकर पंप ट्रंप करने का निर्देश दिया गया। पंप ट्रंप, ये सच में अजीब है। और सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब अपराध की दुनिया के वास्तविक चेहरों का जिक्र आया। हाँ, फिल्म में दाऊद इब्राहिम ने 1993 में ऐसे एक स्पष्ट संवाद और उससे जुड़े दृश्यों को हटाने का निर्देश दिया गया। उसकी जगह पाकिस्तान डॉन शब्द का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी वास्तविक व्यक्ति का सीधा नाम ना आए। इसी तरह मुंबई के माटुंगा इलाके के बारे में 14 सेकंड का एक अपमानजनक डायलॉग भी पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके अलावा धूम्रपान वाले हर दृश्य के नीचे एक बड़ी सी चेतावनी जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। ये सारे बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे एक निर्देशक की वास्तविक और तीखी दृष्टि को एक सुरक्षित सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है, खासकर जब वो राजनीतिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील हो। शायद यही वजह है कि अंततः इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर लाने का फैसला लिया गया। मेरी राय में ये फैसला केवल मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक और रणनीतिक कदम लगता है।
कैनेडी कोई आम फॉर्मूला फिल्म नहीं है जो हर किसी का मनोरंजन करे। ये सिस्टम, राजनीति और पुलिस प्रशासन के बीच के उस गठजोड़ पर एक सीधा प्रहार है जो बंद दरवाजों के पीछे काम करता है। बिल्कुल सही। ये फिल्म एक खास दर्शक वर्ग के लिए है जो इस तरह के डार्क, मनोवैज्ञानिक और बिना समझौते वाले सिनेमा को पचा सके। और OTT पर रिलीज होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस के पहले वीकेंड के दबाव से मुक्त हो जाती है। हाँ, इसे वो दर्शक वर्ग सीधे और अपने समय पर मिल सकेगा जिसे बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है, अगर इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो? कान की सफलता, 20 साल पुराना आइडिया और सेंसरशिप। हाँ, और निर्देशक का अवसाद, फिल्म नोआर का इतिहास, इन सबको मिलाने पर कैनेडी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म नहीं रह जाती। तो क्या बन जाती है? यह महामारी के बाद के उस दौर का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेज है, जहां अकेलेपन ने लोगों को अंदर तक तोड़ दिया था। यह पुलिस भ्रष्टाचार की उस अंधेरी गली की कहानी है जहां इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर ये एक ऐसे निर्देशक के अपने भीतर के खालीपन और निराशा की कहानी है जो लगातार एक ऐसी इंडस्ट्री से लड़ रहा है जो शायद अब उसकी कला को समझना ही नहीं चाहती। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे सिनेमा समाज के सबसे अंधेरे और असुविधाजनक कोनों को उजागर करने की ताकत रखता है। मैं भी यही कहना चाहूंगी, और ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा उसे लागू करने में है। इस पूरी चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कैनेडी की कहानी हमें एक बात बहुत साफ तौर पर सिखाती है। वो क्या? जब सिस्टम किसी इंसान को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल देता है, जब उसे कागजों पर मरा हुआ मान लिया जाता है, तो उसके पास खोने को कुछ नहीं बचता। और जब किसी के पास खोने को कुछ नहीं होता, तो वो उसी भ्रष्ट सिस्टम का सबसे खतरनाक और अजेय हथियार बन जाता है। वो एक ऐसा हथियार बन जाता है जो अंततः उसी सिस्टम को खोखला कर देता है जिसने उसे पैदा किया है। ये बहुत ही गहरी बात है। इस लंबी और विस्तृत चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। आज जिस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों, सुरक्षित मुनाफे और एक के बाद एक यूनिवर्स बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है, तो क्या आने वाले भविष्य में कैनेडी जैसी गहरी, असुविधाजनक और समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में बन पाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ऐसे निर्देशक जो अपनी बेबाक और डार्क कहानियों से हमें झकझोरने का मादा रखते हैं, वे भी फिल्म इंडस्ट्री के उसी डार्क सिस्टम में कहीं गायब हो जाएंगे जिसका जिक्र वे अपनी फिल्मों में करते हैं? सोचने वाली बात है।